हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम संजीव कुमार है और यूपीपीएससी एआई डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। तो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है जिसमें 2019 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे और ये 2019 के लास्ट सीरीज होगी जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, काफ़ी टाइम से कम 3 से 4 दिन मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी जिसकी वजह से क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन अब बिल्कुल सब ठीक है। सब क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे डेली बोलूँ कि क्लासेस कंटिन्यू चलेगी और फिर नहीं चल पाती। देखो वो, मैं अपनी तरफ से कोई डिले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा हो जाता है कभी कभी कि हेल्थ इशू हो जाता है इन चीज़ों को लेके। लेकिन अब जिन बच्चों का ये है कि सर की क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो रही है, तो अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे थे। मजदूर किसान शक्ति संगठन क्वेश्चन था ये। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन शायद कुछ पॉइंट्स ये कवर करे किए थे यहाँ पे। इसमें से हमने आरटीआई अधिनियम ये कंप्लीट कर लिया था, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि ये जो मजदूर किसान शक्ति संगठन था यहाँ की इनकी मजदूरी को लेकर के जो चीज़ छिपाई गई थी, फिर यहाँ पे पता चला कि जो लोग मर चुके हैं उनके नाम से क्या दी जा रही है, मजदूरी दी जा रही थी। तो यहीं से ये चीज़ निकल के आई थी, राइट टू अधिनियम, कि हमारे सूचना का अधिकार हमारे पास हो इस चीज़ों को लेकर। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट होगा यहाँ पे आरटीई, हम राइट टू एजुकेशन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है। किसकी बात करेंगे? राइट टू एजुकेशन। और राइट टू एजुकेशन को क्या बोलते हैं? शिक्षा का अधिकार। किसकी बात करते हैं? शिक्षा का अधिकार की बात करते हैं। ठीक है। राइट टू एजुकेशन। अगर हम यहाँ पे देखें राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार में कहाँ पे है? देखो, मौलिक अधिकार में हमने देखा था आर्टिकल 21, लेकिन 21A भी जोड़ा गया। अगर संविधान की बात करें इसमें तो क्या जोड़ा गया? 21A। ठीक है। 21A जोड़ा गया तो वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? वो 86वां संविधान संशोधन था। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा क्या हुआ? इसके द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत क्या है? अब देखो, इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये बात की गई। और यहाँ पे क्या बात की गई? अगर यहाँ पे हम दूसरे से का पॉइंट देखें तो ये धारा कहाँ पे है? ये सबसे महत्वपूर्ण धारा किसमें? महत्वपूर्ण धारा की बात करें तो कौन सी है ये महत्वपूर्ण धारा? ये आर्टिकल 12 क्लोज 1 सब क्लोज सी के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है? इसके अंतर्गत बोला गया है कि जिस इसके तहत इसके तहत सभी प्राइवेट स्कूल, किनकी बात करें? सभी प्राइवेट स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं। सभी प्राइवेट स्कूलों को अपनी 25% सीटें, कितनी? 25% सीटें, 25% सीटें क्या करना है? गरीब, जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और और वंचित वर्ग, इनके लिए क्या करना है? वंचित वर्ग, इनके लिए क्या क्या करना है? इनके लिए सीटें आरक्षित करनी है। वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित आरक्षित रखनी होगी, रखनी होती है। ठीक है, रखनी होती है। इतना क्लियर है कि देखो, अगर एग्जाम में आए
कि मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 21A था वो किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। और ये जो प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें देने की बात कर रहे हैं, किस धारा की बात कर रहे हैं, ये धारा 12 क्लोज 1 सब क्लोज सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, जैसे ये किस अधिनियम द्वारा आया, राइट टू एजुकेशन का कौन सा अधिनियम था। अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये अधिनियम 2009 में आया था। किसमें आया था? 2009 में। ठीक है, ये बनाया गया 2009 में बनाया गया, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको लागू कब किया गया था? इसके लागू होने की बात करें, लागू किया गया था ये 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसमें मैं अगर थोड़ा सा चीजें और ऐड कर दूं तो वो क्या ऐड करूंगा, देखो राइट टू एजुकेशन में जो 25% सीटें थी ना, यहाँ पे कभी कभी क्या होता था, प्राइवेट स्कूल मना कर देता था। तो इसी चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया। उन्होंने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये जो 25% आरक्षण है ना, ये कंपलसरी है और इसको क्या माना जाएगा, एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पे इसको माना जाएगा। और जब ये राष्ट्रीय मिशन कहलाएगा तो फिर क्या होगा, सभी प्राइवेट स्कूलों को इनको लागू करना होगा और कोई भी 25% डिस्काउंट या थोड़े आरक्षित रखने के लिए मना नहीं कर सकते, उनको देना ही देना होगा। तो इस चीज को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, कि ये कब आया था, ये आया था अप्रैल 2026 की बात करते हैं। अप्रैल 2026 में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया, ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा, ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा, देते हुए कहा कि इस 25% कोटे 25% कोटे को लागू करना, 25% के कोटे को लागू करना एक क्या है, ये एक राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय मिशन। ठीक है, क्या है, एक राष्ट्रीय मिशन है, मिशन है। कितना क्लियर हुआ। और कोई भी और कोई भी प्राइवेट स्कूल और कोई भी प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल इससे पीछे नहीं हट सकता, इससे पीछे नहीं हट सकता, नहीं हट सकता। अब देखो, यहाँ इन्होंने अपने केस में क्लियर बोल दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल यहाँ से मतलब इस 25% कोटे को देने के लिए पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। देखो मैं साथ साथ यहाँ पे जो चीजें रिलेट हो रही है करंट अफेयर से वो मैं रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, और बाद में तो हम करंट अफेयर पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ कुछ चीजें यहाँ पे भी अच्छे से कवर हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कैसे चीजें रिलेट होकर आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, मनरेगा को एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मनरेगा मैंने आपको बताया था 2018 की जो सीरीज थी पॉलिटी की, उसमें मनरेगा मैंने डिस्कस किया था, तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं फिर से। वहाँ पे सिर्फ मैंने तुम्हें व्यक्ति की गरिमा के अंतर्गत बताया था मनरेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम मनरेगा को थोड़ा डिटेल करके पढ़ेंगे, ताकि यहाँ से किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो तो उसको आप लोग अच्छे से कवर कर ले। देखो पहले तो ये देखो मनरेगा है क्या। मनरेगा एक क्या है, रोजगार
रोजगार देता है। और रोजगार कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। रोजगार की कानूनी गारंटी होती है यहाँ पे। क्या होती है? कानूनी गारंटी कि इतने दिन काम काम आपको मिलेगा ही, क्योंकि 100 दिन की बात की गई थी, तो साल में 100 दिन काम गवर्नमेंट देगी आप लोगों को करने के लिए। ठीक है। अब इसमें ये तो इसका एक कीवर्ड हो गया। अब थोड़ा इसको चीजों को और डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ से देखते हैं चीजें। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए ये किससे लाया गया? अगर हाँ यहाँ पे बात करें ग्रामीण बेरोजगारी को, ग्रामीण बेरोजगारी को बेरोजगारी को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए एक कानूनी अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक कानूनी अधिकार आधारित योजना, आधारित योजना, आधारित योजना का विचार सबसे पहले, का विचार सबसे पहले 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लाया गया था। ठीक है, लाया गया था। कितना चीज क्लियर है? और इसे अतः इसे 2005 में 2005 में कानूनी रूप दिया गया, कानूनी रूप दिया गया। ठीक है इतना। देखो, मैं लैंग्वेज इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ो तो आपको भी लैंग्वेज समझ में आ जाए, और दूसरा ये इजी लैंग्वेज है तो कोई चीज़ें डिफिकल्ट नहीं लगेगी समझने में, इजीली कवर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कुछ बातें और देखें तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया गया, ठीक है, जिसको हम नरेगा भी बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, गारंटी अधिनियम 2005, 2005, इसको नरेगा लिख सकते हैं यहाँ पे, नरेगा पारित किया गया, पारित किया गया। ठीक है इतना। अगर इसमें हम और देखें थोड़ा सा, 2 फरवरी 2006 को, 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला या जिले से लागू किया गया, जिले से लागू किया गया। शुरुआती चरण में इसे देश के सबसे पिछले 200 जिलों में शुरू किया गया था। ठीक है, ऐसा भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पिछले 200 जिलों में, 200 जिलों में इसको शुरू किया गया था, इसको शुरू किया गया था, शुरू किया गया था, किया गया
ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होगी। देखो तब जब केंद्र सरकार कोई भी योजना लेके आती है ना, पहले उसे छोटे लेवल पे अप्लाई करती है। अगर वहाँ वो सक्सेस हो गया, उसके बाद वो धीरे-धीरे उसको आगे की तरफ लेके आती है। 1 जिले से 2 जिले की तरफ, 2 से 5 जिले की तरफ, फिर एक राज्य लागू करता है, फिर ऐसे सभी जगह इसको पूरे देश में फिर लागू कर दिया जाता है। क्योंकि पहले छोटे स्तर पे देखते हैं कि इससे फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है, वो चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं, छोटे स्तर पे उसको लागू करके, ठीक है? अब इसमें हम और क्या देख सकते हैं? अगर देखें तो इसका राष्ट्रव्यापी विस्तार हुआ, मतलब ये अभी तो हम जिलों में इसको अप्लाई कर रहे थे। अगर यहाँ पे इसका राष्ट्रव्यापी व्यापी विस्तार देखें वो क्या कब हुआ? राष्ट्रव्यापी विस्तार, तो इसको हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2008 में ये पूर्ण तरीके से पूरे देश पे अप्लाई हो गया था। जैसे मैं अभी बता रहा था कि अ, पहले कुछ जिलों में करके देखा, फिर राज्य में, फिर पूरे सभी स्टेट में इसको लागू कर दिया गया। अब इसमें जो नरेगा का विस्तार था वो भारत के सभी ग्रामीण जिलों में कर दिया गया है। ऐसे भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, एक सेंटेंस में लिख देता हूँ ये कि का विस्तार नरेगा का विस्तार भारत के भारत के सभी ग्रामीण जिलों सभी ग्रामीण जिलों में कर दिया गया है, जिलों में कर दिया गया। ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे ये तो हमने नरेगा पढ़ा है, अब थोड़ा मनरेगा देखते हैं। नरेगा से मनरेगा ये कैसे बना? नरेगा से मनरेगा, मनरेगा ये कौन सा है? 2009 से 2025 तक का सफर है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें हैं। देखो जो महात्मा गांधी जी की जयंती थी 140वीं जयंती थी। 140वीं जयंती के के अवसर पर 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 2009 को को इस अधिनियम का नाम बदलकर इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया इसको? मनरेगा कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। इसको इसलिए भी कह सकते हो आप लोग क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो विचारधारा थी ना, वो विचारधारा ही जमीनी स्तर से जुड़ी हुई थी। वो गांव के डेवलपमेंट से चीजें शुरू करना चाहते थे, ठीक है। और ये जो मनरेगा है, जो नरेगा था, वो नरेगा भी क्या कर रहा था? गांव के विकास को पहले डेवलप कर रहा था, रोजगार देने के उसमें, क्योंकि साल में 100 दिन काम करना है, वो गांव के जो लोग थे बेरोजगार थे उनको काम दे रहा था। तो
ये कहीं ना कहीं किनकी सोच से प्रेरित था? ये महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित था। तो इसलिए 140वीं जयंती को इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की बात करें तो ये क्या था? इसका था कि यहाँ कोई आम सरकारी योजना नहीं थी। मतलब हम कह सकते कि यह कोई सिंपल मतलब सरकारी योजना नहीं थी। ये क्या था? एक कानूनी अधिकार था। एक तो है कि योजना है कि अब आ रही है, फिर नेक्स्ट टाइम पता नहीं आए या नहीं आए। ये एक कानूनी अधिकार था कि ये काम मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि रोजगार गारंटी है, रोजगार की क्या है? कानूनी गारंटी है। तो वही चीज यहाँ पे है कि यह कोई आम सरकारी कानून नहीं है। ठीक है, कि हमें विकास के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाना है, ये एक क्या है? ये कानूनी गारंटी है। यह है कोई आम सरकारी कल्याणकारी योजना, कल्याणकारी योजना नहीं है, योजना नहीं है, बल्कि क्या है? बल्कि एक विधिक अधिकार था। विधिक मतलब कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार था, है थी। ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी वो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। 15 दिन के भीतर काम देना, मतलब जो भी अगर कोई काम लेने आए उसको 15 दिन के अंदर अंदर काम देना है। 15 दिनों के भीतर, ठीक है, काम देना। ये नहीं है कि उसको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, ऐसा नहीं था। यहाँ पे टाइम को फिक्स कर दी गई, 15 दिन के अंदर अंदर आपको उनको काम देना है। ठीक है। अगर काम नहीं दिया तो क्या होगा? उनको बेरोजगारी भत्ता देना होगा। बेरोजगारी भत्ता देना होगा, भत्ता देना। और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष, इस वित्तीय वर्ष में 100 दिन, वित्तीय वर्ष में 100, एक मिनट, वित्तीय वर्ष तो पता है ना क्या होता है? 100 दिनों के 100 दिनों के अकुशल अकुशल श्रम की गारंटी दी गई, अकुशल श्रम की गारंटी दी गई, गारंटी दी गई। ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई कि क्या काम था, किस तरीके से काम कर रहे थे। और ये सब क्या था? केंद्र नियोजित था, केंद्र नियोजित। ठीक है। अब इसमें हम कुछ चीजें और देखेंगे, जो ऐतिहासिक बदलाव हुआ है उसको भी देखना जरूरी है। तो हम इसमें क्या अभी देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो मनरेगा से, अब तक हम मनरेगा की बात करते, मनरेगा से वी जी राम जी का ऐतिहासिक बदलाव, का ऐतिहासिक बदलाव, ये कब हुआ? बजट 2026। ठीक है।
अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे। देखो इसको पूरा अपडेट कर लो मेरे साथ साथ, क्योंकि यहाँ से अगर मेन से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, बस आपको थोड़ा और वहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इसके मेरिट और डिमेरिट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बाकी तो सब सेम ही है और कुछ इसमें से अलग नहीं पढ़ना आप लोगों को। देखो इसका जो नया नाम था, नया नाम, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं क्या है। इसका नया नाम है विकसित भारत, विकसित भारत गारंटी फॉर, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, आजीविका मिशन ग्रामीण, मिशन ग्रामीण। ठीक है, ये इसका क्या है, बी जी राम जी की फुल फॉर्म है, जी राम जी। अब देखो ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, अब यहाँ पे हम देखेंगे बदलाव के क्या कारण थे। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए ना, हम चीजें पढ़ रहे हैं और हमें यही ना पता हो कि बदलाव के क्या कारण थे, तो फिर क्या फायदा। बदलाव के कारण, बदलाव के कारण देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या था। पहला बात करें उत्पादक परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां। दूसरा कौशल विकास, कौशल विकास। ठीक है, ये दो कारण थे। अब यहाँ पे अगर हम देखें उत्पादक परिसंपत्ति क्या होता है और कौशल विकास क्या होता है, ये भी पता होना जरूरी है। या मैं इतना लिखवा के छोड़ दूंगा तो फिर कंफ्यूज हो गया यार कि सर ने ये तो बताया ही नहीं उत्पादक परिसंपत्ति क्या होती है। कौशल विकास का तो थोड़ा एक बार समझ में भी आता है। देखो इसमें अगर हम देखें कि पहले हम जो काम करते थे वो किस पे काम करते थे, कच्चा माल जो होता था, रॉ मटेरियल, उस पे काम करते थे। लेकिन अब क्या है, अब उन्होंने बोला कि ग्रामीण क्षेत्र में हमें क्या करना है, सौर ऊर्जा ग्रिड को बनाना है, जल संचयन प्रणाली को बनाना है, जलवायु के अनुकूल जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसको डिजाइन करना है, इन सबको क्या करना है, निर्माण करना है। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आएगा, उत्पादक परिसंपत्तियों में आएगा। क्योंकि अब हमें किस पे नहीं रहना है, केवल कच्चे माल के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अब केवल कच्चे काम नहीं होंगे, अब केवल कच्चे काम नहीं होंगे, नहीं होंगे, बल्कि क्या होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा ग्रिड, और क्या है, जल संचयन, जल संचयन, और जलवायु, और जलवायु अनुकूल, जलवायु अनुकूल पक्के बुनियादी ढांचे, पक्के बुनियादी ढांचों का निर्माण होना, बुनियादी ढांचों का निर्माण होना, का निर्माण होना। ठीक है, अब इसमें समझ में आया कि उत्पादक परिसंपत्ति क्या है। अगर हम यहाँ पे कौशल विकास की बात करें तो कौशल विकास में क्या आएगा,
स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो मजदूरों को केवल क्या नहीं करना है, उनको कौशल विकास उनका डेवलप करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है नई नई चीज़ों के ऊपर, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, इन चीज़ों को करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मजदूरों को को केवल अकुशल श्रमिक न रखकर अकुशल श्रमिक न रखकर उन्हें उन्हें कौशल भारत मिशन के तहत कौशल भारत मिशन के तहत मिशन के तहत अर्धकुशल अर्धकुशल कामों की ट्रेनिंग दी जाएगी दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके बन सके। ठीक है, अब इतना समझ में आया कि बदलाव के क्या कारण थे। हम ये कह सकते हैं जो मनरेगा था ना, वो पारंपरिक चीजों को लेकर चल रहा था। ठीक है, सड़कों में जो हम सड़क बना रहे हैं उनके लिए मजदूर चाहिए, ये सब चीजें। लेकिन यहाँ पे क्या, इसमें दो बदलाव क्या करे, इन्होंने बोला है कि हम बदलते पैटर्न को फॉलो करेंगे। कैसे कि जो मजदूर लोग हैं उनकी स्किल्स डेवलप करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे ताकि वो अपना खुद का भी काम कर सके। ठीक है, इन चीजों को लेकर के ये दो महत्वपूर्ण यहाँ पे बदलाव थे। अब इसमें कुछ संबंधित इसके आंकड़े देख लेते हैं जो जरूरी भी है। तो यहाँ पे हेडिंग लिख लो कि वी बी जी राम जी और मनरेगा से और मनरेगा से संबंधित नवीनतम नियम ये देख लेते हैं ये क्या है। 2025 से 26 के मध्य की बात करें। देखो ये सारी चीजें एक क्लास में पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बहुत लंबी क्लास जाती और उससे आप लोग भी यहाँ पे बोर हो जाते बहुत ज़्यादा, क्योंकि टाइमिंग देखते हुए क्लास का ना आलस आ जाता है। फिर आपको लगता है यार इतनी लंबी क्लास तो नहीं ली जाएगी, तो इसलिए मैंने उसको डिवाइड कर दिया शुरू में ही। बजट आवंटन का नया नियम, बजट आवंटन का नया नियम, इसकी बात करें। बजट में इसमें देखना है क्या है क्या नहीं, और क्या चीज़ यहाँ पे रखी है, ये चीज़ यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। इसका अगर पहली पॉइंट की बात करें, फर्स्ट पॉइंट अगर इसका देखें यहाँ पे, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 95,692 करोड़। देखो ये डाटा याद रखना, नए मिशन के लिए आवंटित किए गए। ये क्या है यहाँ पे, नए मिशन के लिए आवंटित किए गए। ठीक है, और नया मिशन कहाँ पे क्या था, वीबी जी राम जी के अंतर्गत। ठीक है, अब दूसरा इसमें क्या देखना है, दूसरा देखना है 30,000 करोड़। कितना, 30,000 करोड़ पुराने पुराने मनरेगा
के तहत, पुराने मनरेगा के तहत क्या करना है, जो लंबित मजदूरी है, मतलब जिन लोगों की मजदूरी नहीं दी गई है वो लंबित मजदूरी और पुराना बकाया और पुराना बकाया, जो जिसका पैसा रह गया वो को चुकाने के लिए, पुराने बकायों को चुकाने के लिए चुकाने के लिए रखे गए हैं, रखे गए हैं। ये अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे रोजगार। रोजगार की बात करें तो रोजगार का कितना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 100 दिनों से बढ़ा करके 100 दिनों से बढ़ाकर कितना कर दिया, 125 दिन कर दिया, 125 दिन कर दिया गया, कर दिए गए, ठीक है ना। फिर कृषि सीजन अवकाश, यहाँ पे क्या है, कृषि सीजन अवकाश। अब इसमें क्या है, कृषि सीजन अवकाश में इसमें एक विशेष, ये तो नाम से पता चल रहा होगा, इसमें एक विशेष नया नियम जोड़ा गया, नया नियम जोड़ा गया, नया नियम जोड़ा गया। क्या है वो, कि मुख्य कृषि सीजन, मुख्य कृषि सीजन, या फसल बुआई या कटाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, फसल बुआई या कटाई की बात करें, कटाई के दौरान, कटाई के दौरान 60 दिनों का, 60 दिनों का पोज रहेगा, मतलब अवकाश रहेगा, छुट्टी मिलेगी, इसलिए कह सकते हैं बस ये। और क्यों, ताकि इसमें गांव में खेती काम जो गांव में खेती करने वाले लोग होते हैं उनकी कमी ना हो, मजदूरों की, ठीक है। कितना क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि जो बजट का आवंटन का नियम था वो ये था कि जो 95,692 करोड़ रुपए आया है वो नए जो योजनाएं लाई जाएगी या नया जो काम होगा वो बीबीजी राम जी के तहत उसमें इतना रुपया लगाया जाएगा। बाकी जो 30,000 करोड़ था वो उसमें खर्च होगा जो मनरेगा के तहत जिनकी मजदूरी नहीं दी गई और जो पैसा दूसरों को देना बाकी है उसमें, उन सब में, ठीक है। फिर रोजगार में यहाँ पे क्या किया गया, 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया गया। फिर कृषि सीजन अवकाश का मतलब यहाँ पे ये है, वे देखो जो मजदूर अ, मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं वही फिर बाद में क्या खेती में भी काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या करके यहाँ पे बीच में 60 दिन का या 2 महीने के अवकाश दे दिया, या छुट्टियां बोल दो कि 2 महीने की छुट्टियां दे दी गई है कि वो ये काम छोड़ करके अपना खेती कर सके, ताकि खेती में भी जैसे फसल को उगा रहे हैं या फसल की कटाई चल रही है तो उसमें मजदूरों की कमी ना हो, ठीक है। वो दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये चीज की गई है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें देखना है कि जो राज्यों में कितना कितना हिस्सा है, कितने कितने प्रतिशत चीजें डिवाइड की गई है बजट की। नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे सामान्य राज्यों की बात करें, सामान्य राज्यों के लिए नियम क्या है, और पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों में, और हिमालय राज्यों के लिए, राज्य के लिए
ये देखें अगर यहाँ पे हम। और तीसरा अगर देखें केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें और यहाँ पे अगर हम देखें तो यह न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी। न्यूनतम मजदूरी की बात करते हैं, मजदूरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे केंद्र और राज्य यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरफ भी केंद्र और राज्य, यहाँ पर भी केंद्र और राज्य। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 300 रुपये पर दिन, ये न्यूनतम मजदूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीजें थोड़ा देख लेते हैं। केंद्र और राज्य में अगर सामान्य राज्य उत्तर प्रदेश ये सब है, इनकी बात करें तो 60% किसके पास आएगा। 60% आएगा केंद्र के पास और 40% किसके पास आएगा, राज्य के। अगर हिमालय की बात करें, पर्वत एरिया की, तो केंद्र के पास 90% आएगा और 10% राज्यों के पास आएगा। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो 0% सीधा 100% किसके अंदर में आएगा, केंद्र सरकार के अंदर में। ठीक है, आप इतना क्लियर है। ये भी मैंने यहाँ पे चीजें डिवाइड करके आपको बता दी है। अब देखो इसमें एक चीज और थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। एक आधार आधारित भुगतान प्रणाली और देख लेते हैं ये क्या है। जब तक आ जाए और आप लोगों को फिर लगे कि यार ये तो हुआ ही नहीं था, इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। आधार आधारित आधार आधारित भुगतान प्रणाली, भुगतान प्रणाली, ये देख लेते हैं ये क्या है। ठीक है, अब इसमें क्या है ये समझना जरूरी है। अब देखो, जैसे भ्रष्टाचार और बात करें और ये देखें यहाँ पे कि जो फर्जी जॉब का लालच देते हैं, इन सबको रोकने के लिए ये ABPS मतलब आधार आधारित भुगतान प्रणाली को कंपलसरी कर दिया गया है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो मजदूरों के बैंक अकाउंट होते हैं ना, उनसे आधार को लिंक कर दिया गया है और जॉब कार्ड को भी यहाँ पे लिंक कर दिया गया है ताकि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजा जा सके। बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं उनको हटा दिया गया है। ठीक है, सीधा आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक करा और उससे उनमें उनके पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। अब सीधा इस तरीके से ये काम किया जाएगा। अगर इसकी लैंग्वेज लिखवाना चाहूँ तो लिखवा देता हूँ लैंग्वेज भी क्या, वरना ऐसे ही अगर बोलूँगा तो इसमें इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। अब भ्रष्टाचार और फर्जी जॉब, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी जॉब कार्ड्स को रोकने के लिए को रोकने के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भुगतान प्रणाली ABPS को 100% अनिवार्य अनिवार्य कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें मजदूरों का बैंक खाता, बैंक खाता उनके
आधार और जॉब, आधार और जॉब कार्ड से जॉब कार्ड से लिंक कर दिया गया, लिंक होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तभी खातों में सीधा पैसा आएगा, तभी खातों में सीधा पैसा आएगा, सीधा पैसा आएगा। ठीक है इतना। अब देखो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। मैंने करंट अफेयर से इसको कनेक्ट कर दिया, चीजें सारी जोड़ दी है।